नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट हमारा 1 है, इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप सब नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना? तो आप सब इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है? तो आप लोग एक-एक करके चलिए इसका हम सभी का आसान और ईज़ी लैंग्वेज आपको आपको आंसर बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा संभववाद क्या है? ठीक है? इसका आंसर जो हम आसान और सरल भाषा में बताते हैं। यह क्वेश्चन 1 नंबर मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है? प्राकृतिक के नियमों को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्राकृतिक को अपने अनुसार ढालना क्या है? संभववाद है। अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करें। तो 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन कैसा हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ऐसे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कि गहन कृषि किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई सभी प्रश्न है, ठीक ना? तो गहन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन पर अधिक पूंजी या वो उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है, क्या गहन कृषि कहलाता है। देखिए, यह गहन कृषि का उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कि कम जमीन पर क्या करता है, ज्यादा मेहनत करके, पूंजी लगा करके और उर्वरक मतलब खाद डाल के, कीटनाशक डाल के क्या करता है, अधिक उत्पादन किया जाता है। याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना? 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है? तो कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको उसके मशीन की सहायता से उसका रूप बदल देता है, जिससे क्या होता है, उसका जो उपयोग है वो बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। उसी माल को उसी को क्या कहते हैं? उसी को करने को विनिर्माण कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है पल्ली बस्ती किसे कहते हैं? पल्ली बस्ती वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग होकर छोटे समूह में बस जाते हैं, उसे पल्ली बस्ती कहते हैं। देखिए, मैं क्या जा रहा है, वो पल्ली बस्ती वह बस्तियां होती है जो कि बड़ा सा गांव है, वहां से अलग होकर छोटे से समूह में बस जाता है, उसे क्या कहते हैं? पल्ली बस्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि ऋतु प्रवास क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, ठीक ना? तो नए चरगाहों की खोज में जलवासी पशुचारण मौसम के अनुसार जो है समतल इलाकों में तथा पर्वत इलाकों में प्रवास करते हैं। ये इसे ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है? देखिए, जलवासी पशुचारण जो कि खानाबदोश हम जहाँ घुमक्कड़ बोल सकते हैं, वो सब क्या करते हैं कि मौसम के आधार पर जहाँ जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में है, वहाँ पे मान लीजिए ठंडा ज़्यादा है, तो वो समतल मैदान में आ जाता है क्योंकि वहाँ ठंडा क्या होता है, वो काम कम होता है, ठीक? फिर गर्मी के सीज़न में वहाँ चला जाता है, जैसे भी होता है, ठीक ना? तो चलिए, आई होप समझ गए होंगे। और इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैक बोर्ड एग्ज़ाम 26 के लिए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। ठीक? पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि जल परिवहन के 5 लाभ बताइए, ठीक ना? 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 3 ही बोलेगा और 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 बोलेगा, याद रखिएगा, ठीक? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक? जल परिवहन की 5 लाभ। पहला, जल परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें ईंधन की खपत क्या होती है? कम होती है और रख-रखाव की खर्चा कम पड़ता है। देखिए, जल परिवहन जो है अन्य परिवहन साधन से क्या तुलना में सस्ता है, क्योंकि ये कहाँ पे चलता है? ये पानी में चलता है। भारी सामान के लिए क्या फायदा है। अगला हमारा दूसरा पॉइंट है कि जल परिवहन भारी, बड़े और थोक माल जैसे कोयला, लोहा, अनाज, पेट्रोल आदि के परिवहन के लिए क्या-क्या अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि ये क्या दूसरे देश में निर्यात करने के लिए क्या है, समुद्री मार्ग से जाता है, कि जिससे क्या होता है, खर्चा कम पड़ता है। अगला पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है हमारा जल परिवहन द्वारा बहुत लंबी दूरी तक माल और यात्रा को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर समुद्र मार्ग से। हाँ, देखिए कहा जा रहा है कि जल परिवहन द्वारा क्या है, बहुत लंबी दूरी तक माल को और यात्री को भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, विशेषकर क्या समुद्री मार्ग के माध्यम से। अगला पॉइंट है हमारा इस परिवहन साधन में वायु और ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए यह परिवहन के
पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। देखिए, इस परिवहन में जो है वायु और ध्वनि प्रदूषण क्या है? नहीं होता है। इससे क्या होता है? इसीलिए इसे को परिवहन के अनुकूल माना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को क्या करता है? मजबूत करता है। तो ये जल परिवहन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? ये आयात-निर्यात करता है किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा भारी जैसे पेट्रोलियम आता है, यहाँ से जो कपास ये सब जाता है, चाय जाता है, तो क्या करता है? तो जाता तो वो जल मार्ग से ही, क्योंकि वज़न होता है भाई, तो एरोप्लेन से तो उतना वज़न जाएगा नहीं, ठीक ना? अब समझ गए होंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वीवीआई, ठीक ना? कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बाँटा गया है? किसी एक का संक्षेप वर्णन करें। देखिए कि आकार के आधार पर उद्योगों का कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक ना? और किसी एक का जो है उसमें से किसी एक का संक्षेप टिप्पणी करने बोला है। तो चलिए इसका आंसर जो है हम सरल और इजी लैंग्वेज में आपको बताते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बाँटा गया है। पहला है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम देखिए यहाँ पे कुटीर उद्योग पर टिप्पणी लिखे है, ठीक ना? किसी एक पे बोला था, तो कुटीर उद्योग पे आसान यही है, बच्चे के लिए भी आसान यही है। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो प्राय घरों के परिवार या सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। साधारण औजार और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसमें। इन उद्योगों में उत्पादन क्या होता है? सीमित होता है तथा कच्चे माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, बुनाई आदि ये क्या है? ये प्रमुख उदाहरण है कुटीर उद्योग का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वीवीआई है, ठीक है? पवन ऊर्जा का संक्षिप्त टिप्पणी ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक ना? अब एक-एक करके देखते हैं। पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन चक्के की सहायता से हवा की ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। पवन की चक्कियों की सहायता से क्या है? हवा को तो जो है ऊर्जा को, जो हवा की जो ऊर्जा है उसको बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि यह ऊर्जा पर्यावरण के लिए क्या होता है? अनुकूल होता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से पवन ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत होने के कारण अक्षय का और सतत है। मतलब इसका क्षय नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। अगला हमारा कि भारत में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्या पवन पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग किया गया जाता है। और भारत में जो है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है कि इसका पवन ऊर्जा का बहुत ही बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है कि खनिज के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? खनिज को जो है संरक्षित क्यों करना चाहिए, प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? इसलिए इसका आंसर जो है बहुत ही आसान और सरल इजी लैंग्वेज में आपको बताते हैं, ठीक है? खनिज का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि खनिज निर्माण की प्रक्रिया में लाखों वर्ष समय लगता है। देखिए, खनिज संरक्षण का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि खनिज का जो निर्माण है, खनिज को जो बनने में वो 1 लाख लाखों वर्ष से क्या है, अधिक समय लगता है। परंतु वर्तमान समय में जिस जिस तेजी के साथ जो है खनिज का दोहन हो रहा है, खनिज बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। क्योंकि खनिज की मात्रा पृथ्वी पर सीमित है। यदि खनिज का संरक्षण तथा प्रबंधन नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या है? खनिज का संरक्षण करना क्या? अति आवश्यक है। आई होप आप समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कि जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए चार महत्वपूर्ण सुझाव बताइए, ठीक ना? यहाँ पे जल पे भी लिख सकते सर, आप यहाँ पे जल पे भी लिख सकते हैं और या मृदा पर भी लिख सकते हैं, किसी एक पर, ठीक ना? लेकिन हम दोनों पर लिख के आए हैं, तो दोनों में एग्जाम में कोई भी आए तो आप सब जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला हम देखेंगे जल प्रदूषण की रोकथाम, ठीक है? उद्योगों के अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के ही बाद नदी में छोड़ा जाए। दूसरा है हमारा घरेलू सीवर जल का उपचार अनिवार्य किया जाए।
तीसरा है नदी व तालाबों में कचरा, प्लास्टिक या रसायन ना डाला जाए। चौथा है हमारा कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का सीमित उपयोग किया जाए। ये सभी कारणों से क्या होता है? ये सभी कारणों से जो है हमारा जल प्रदूषित होता है। ये सब नहीं किया जाए तो नहीं होगा, ठीक? आगे हमारा अब है मृदा प्रदूषण की रोकथाम, ठीक? तो रासायनिक खाद, कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाए। ठोस कचरे और प्लास्टिक को भूमि में ना फेंका जाए। औद्योगिक अपशिष्ट को का सुरक्षित निपटान किया जाए। और चौथा हमारा लास्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण व वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, ठीक ना? इससे क्या होगा? मृदा प्रदूषण कम होगा। आई होप समझ गए। अगला प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक ना? कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। आर्द्र, ये वाला आर्द्र गलत टाइपिंग हो गया, ठीक ना? आर्द्र ऐसे लिख लीजिए। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर, तो चलिए देख लेते हैं। पहले है शुष्क कृषि, ठीक? एक नंबर देखिए शुष्क कृषि। आप सब जब भी लिखिएगा तो ऐसे ऐसे वाला बॉक्स में, ठीक ना? यहाँ पे शुष्क, इधर आर्द्र, इधर उधर लिखिएगा, ठीक ना? चलिए इसका आंसर हम आसान भाषा में देख लेते हैं। शुष्क कृषि, शुष्क कृषि की फसल के लिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना? शुष्क कृषि की फसल के लिए क्या सिंचाई में बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाला क्षेत्र आते हैं। इस अवधि में सॉरी रागी रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ज्वार उगाई जाती है इस कृषि में, शुष्क कृषि में, ठीक है? अब चलते हैं आर्द्र कृषि के अंतर्गत, ठीक है ना? आर्द्र कृषि, आर्द्र कृषि के लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें चावल, जूट, जूट, गन्ना आदि क्या फसल उगाई जाती है, याद रखिएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।